हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिससे आप को कई प्रश्न परीक्षाओं में आने वाले हैं, ये जाते हैं मेरे द्वारा, जो अधिकतर एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए आर्मी, पुलिस, पटवारी, BSF आदि एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होने वाला है। मतलब सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। न्यू टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हैं और पेड़ पौधे जो हैं उनके बारे में जानकारी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी, राइबोसोम, गुणसूत्र के बारे में जानकारी, विस्तृत यहाँ पर जानकारी PDF के अंदर दी गई है। पहला ही प्रश्न है जो कई बार एग्जाम्स में आया है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम है आपका पावोक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया दोस्तों? पावोक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है आपका पावोक्रिस्टेटस। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा है। आज बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका। अगला देखेंगे हम, बकरी का वैज्ञानिक नाम। बकरी के वैज्ञानिक नाम है आपके पास, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, इन चारों में से एक बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? B ऑप्शंस, कैप्टाहिटमस। कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शंस हो गया आपका कैप्टाहिटमस। ये आपका आंसर हो जाएगा। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कैप्टाहिटमस। अगला प्रश्न आपका, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसके अंदर, चारों में से एक आंसर है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों C ऑप्शंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? C ऑप्शन, बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस। आगे देखें, इसमें नए क्वेश्चन से आपका डॉल्फिन। कई बार परीक्षाओं में आया है डॉल्फिन के बारे में कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो हो गया आपका A ऑप्शंस, प्लेटेनिस्टा गेकेटिका। प्लेटेनिस्टा गेकेटिका, क्या नाम हो गया? प्लेटेनिस्टा गेकेटिका। ये ऑप्शंस आपका आंसर है दोस्तों। तो बिल्कुल जो है कई बार जो है यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और वही क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ जो एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी IMP क्वेश्चंस। ठीक है, जब एग्जामिनर को पेपर को बहुत सिंपल बनाना रहता है तो वो इस टाइप से देता है। तो आंसर हो गया आपका A ऑप्शंस। A ऑप्शंस हो गया आपका होमोसेपियंस। सभी को याद होगा लगभग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको पहले से याद होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? होमोसेपियंस। अब आता है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास में आ रहे हैं। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा B ऑप्शंस आपका, फेलिस डोमेस्टिका। क्या आंसर हो जाएगा आपका? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, क्या आंसर होगा? फेलिस डोमेस्टिका। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कुत्ते का वैज्ञानिक हो जाएगा आपका A ऑप्शंस, कैनिस फेमिलियर्स। कैनिस फेमिलियर्स। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कैनिस फेमिलियर। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? बोस इंडिकस। कैसे याद रखेंगे? घर पे बहुत से घरों में क्या होता है कि पहली रोटी गाय को दी जाती है। तो पहली रोटी गाय को दी जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? गाय क्या है? बोस। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक का नाम क्या हो गया? बोस इंडिकस। C ऑप्शंस। ठीक है दोस्तों, बोस इंडिकस। बेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब गाय का तो हमने देख ही लिया, तो बेल का भी हमको याद होना चाहिए कि बेल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा A ऑप्शंस। क्या हो जाएगा? A ऑप्शंस, बॉस प्रीमीजीनियस टारस। बॉस प्रीमीजीनियस टारस। अगला देखते हैं दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन में आंसर होगा आपका पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पैंथरा टाइग्रिस। C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन आपका राइट आंसर, पैंथरा टाइग्रिस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिगरिना। A ऑप्शन होगा आपका आंसर, राना टिगरिना। अगला प्रश्न है हमारा, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा हमारा C ऑप्शन हो जाएगा हमारा C, कैमलस डोमेडेरियस। नाम है, इंग्लिश नेम में भी कैमल आता है ऊँट के लिए, इसलिए इससे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं खरगोश के वैज्ञानिक नाम के लिए। फेलिस डोमेस्टिका तो बिल्ली का नाम है, तो B ऑप्शंस आपका हो जाएगा। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया आपका? B ऑप्शंस, ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस। ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस किसका नाम हो गया है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है आपका, मक्खी हाउस वाली चाहिए, ठीक है, हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका हो जाएगा आपका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम हो जाएगा आपका? मस्का डोमेस्टिका। पहला ऑप्शन हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। वैसे ही दिख रहा है, जिसको याद होता है वैसे ही काम हो जाता है। ये ऑप्शंस, ठीक है। अगला है,
हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हाथी का वैज्ञानिक नाम, आंसर आपका डी, एलिफास इंडिका। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? एलिफास इंडिका। एलिफास इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, बकरी चराते जरूर है हम, पर बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैप्टाहिटमस। ठीक है, कैप्टाहिटमस। वीडियो को थोड़ी गति प्रदान करने के लिए 4 ऑप्शन हटा दिए गए हैं। अब सिंगल केवल आपको ऑप्शन सी आएगा। वीडियो को हम जो है लेकर चल रहे हैं, केवल हमको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं और रिवाइज़ करना है। जिनको याद है उनको रिवाइज़ करना है, तो रिवाइज़ करने के लिए हमको वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना पड़ेगा और वीडियो को बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी गति लानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो 20 मिनट में इस वीडियो को खत्म करना है। 100 क्वेश्चन हमको करना है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हमने याद कर लिया है, कैप्टाहिटमस। कैप्टाहिटमस, कैप्टाहिटमस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओविस अराइज। ओविस अराइज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? सुअर का वैज्ञानिक नाम, अब सुअर तो हमने देखे, पर वैज्ञानिक नाम क्या है? सुस स्प्रोक का डोमेस्टिका। सुस स्प्रोको डोमेस्टिका किसका? सुअर का वैज्ञानिक नाम है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा दोस्तों? शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। ठीक है, पैंथरा लियो। बाघ का है पैंथरा टाइगिस। दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा पार्ड्स। पैंथरा पार्ड्स। पैंथरा तीनों में है, पुड्स, पार्डूड्स, पैंथरा पार्डूड्स। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? भालू का वैज्ञानिक नाम है उर्सुस मेटिटिमस निर्वेरा। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्वस एलाफस। क्या नाम है हिरण का वैज्ञानिक नाम? सर्वस एलाफस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम ऊपर भी हमने देखा था, कैमल वाला कुछ आया था, कैमल डोमेडेरियस। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम? लोमड़ी कैनेडी। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, बचपन में हमने कई कहानियाँ सुनी हैं लोमड़ी की, कैनेडी। अगला है आपका, लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लंगूर का वैज्ञानिक नाम है होमिनोडिया। होमिनोडिया। सिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसर वस डुवासेली। रूसर वर्स डुवासेली किसका नाम है? बारहसिंगा का वैज्ञानिक। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेलस। इक्वस केबेलस किसका नाम है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम। अब देखते हैं फलों के वैज्ञानिक नामों की सूची। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब बहुत सी जगह तो मैंजीफेरा इंडिका लिखा होता है, कहीं कहीं मैग्नीफेरा इंडिका भी लिखा होता है। आम दोनों याद रखिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका दोनों लिखा हुआ मिलता है आपको। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुग्रेंस ऑफिसिनेरम। सुग्रेंस ऑफिसिनेरम। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वीटियस। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोको न्यूसीफेरा। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखिए, नारियल को कोकोनट भी बोलते हैं, तो कोको न्यूसीफेरा से याद हो जाएगा हमको। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेब का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका भी बोला जाता है। मेलस डोमेस्टिका भी बोला जाता है। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाशपाती का वैज्ञानिक नाम जो है पायरस क्यूमिनिस। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूजा पेराडिसिएका। पेराडिसिएका। जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? जामुन का वैज्ञानिक नाम है शाइजियम क्यूमिनी। थोड़ा कठिन जरूर लगेगा दोस्तों, पर आपको याद जरूर करने पड़ेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। चाय और कॉफ़ी के वैज्ञानिक नाम हम देखते हैं। चाय और कॉफ़ी के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? थियासाइनेनिसस। थियासाइनेनिसस। मसालों के वैज्ञानिक नामों की सूची। केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? केसर का वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सिटिवियस। अब लाल मिर्ची की बात करते हैं कि लाल मिर्ची का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्सियम एनुअम। कैप्सियम एनुअम। काली मिर्ची का वैज्ञानिक नाम है पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम। आगे देखें हम, हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोंगा। क्या है हल्दी का वैज्ञानिक नाम? कुरकुमा लोंगा। सब्जियों के नाम देखते हैं हम, कुछ सब्जियों के नाम और फलों के नाम और अनाजों के नाम हम सूची देखते हैं। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मैच। कई बार क्वेश्चंस आया है यहाँ से। मक्का का वैज्ञानिक नाम वेरी IMP। ठीक है दोस्तों, रट डाल लीजिएगा इसको। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मैच। बाजरा का वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम अमेरिकोनम। पेनिसिटम अमेरिकोनम। धान का वैज्ञानिक नाम
ओरिजिया सिटीवाट, ओरिजिया सिटीवाट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। कई बार गेहूं का वैज्ञानिक नाम एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार इसको पूछा गया है, इस क्वेश्चंस को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कपास का वैज्ञानिक नाम गैसीपियम, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैसीपियम। अगला है टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइको प्रेसिकम एस्कुलेटम, लाइको प्रेसिकम एस्कुलेटम। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका ओलिरेशिया, ओलिरेशिया, ब्रासिका ओलिरेशिया। अदरक का वैज्ञानिक नाम जिंजीबर ऑफिसिनेल। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सेराइवम, एलियम सेराइवम। अगला देखते हैं हम यहाँ से गाजर, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाजर का वैज्ञानिक नाम उसके सामने लिखा है डाइकस कैरोटा। क्या है? डाइकस कैरोटा, गाजर का वैज्ञानिक नाम। मूली का वैज्ञानिक नाम, मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफेनस सेटाइविस। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सेटिवियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्टरीज, कंपेस्टरीज। प्याज का वैज्ञानिक नाम, प्याज का वैज्ञानिक नाम है ओलियम सीपिया। मेवाओं के वैज्ञानिक नाम क्या क्या हैं? जैसे काजू, बादाम, इनके नाम। तो काजू का वैज्ञानिक नाम है एनाकार्डियम ओरे अरोमेटिकम, एनाकार्डियम अरोमेटिकम। किसका नाम है ये जो नाम हुआ हमारा काजू का। बादाम का देखते हैं हम प्रूनस अर्मेनिका, प्रूनस अर्मेनिका। क्या नाम है? बादाम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? प्रूनस अर्मेनिका। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अरेकिस हाइजोपिया, अरेकिस हाइजोपिया। किसका नाम है? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? अरेकिस हाइजोपिया। आगे देखते हैं हम इलायची का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? इलायची का वैज्ञानिक नाम है इलिटेरिया कोर्डेमोमम। ये किसका नाम है? इलायची का वैज्ञानिक नाम, जिसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। थोड़ा सा हम डीप देख लेते हैं दोस्तों क्या है इनके बारे में। देखो दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे हम बैंगन को बोलते हैं, बैंगन को बैंगन बोलते हैं, भट्टे बोलते हैं, बीजारू बोलते हैं। तो स्थान के अनुसार क्या हो जाता है कि समय जहाँ स्थान परिवर्तन होता है तो नाम भी चेंज हो जाते हैं, और नाम चेंज हो जाते हैं तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि एक ही फल को, एक ही सब्जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट खोज करते हैं तो अलग अलग जगह खोज करेंगे तो अलग अलग दिक्कत आएगी। तो जैसे अगर बात करें अमेरिका में भी इसको इसी नाम से जाना जाएगा, जापान में भी सभी जगह इसी नाम से जाना जाएगा। तो ये जो नाम के हिसाब से अपन नामांकन कर रहे हैं, तो ये जो नाम है वैज्ञानिक नाम, इनको एक हर जगह पूरे विश्व में एक ही नाम से इनको जाना जाएगा। इसलिए क्या हुआ, ये नामकरण की आवश्यकता पड़ी कि वैज्ञानिक नाम रखे जाए ताकि पूरे विश्व में इनको एक ही नाम से जाना जाए। अगर बात करें तो सबसे पहले जो इनका जो जीवों का नाम देना शुरू किया ना, वो किसने किया? वो शुरू किया था 1753 में। एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलन में लाए थे। ठीक है, इन्हें वर्गीकृत का क्या बोला जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, जो पहला शब्द जो होता ना यहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है? वो वंश का नाम होता है, वो किस वंश से वो जीव है। और दूसरे शब्द की बात करें तो वो जाति को प्रदर्शित करता है। और जो तीसरा शब्द होता है ना जो नाम का, वो तीसरा शब्द भी जोड़ा जाता है। तीसरा शब्द उस वैज्ञानिक, उस वर्गीकृत का नाम बताता है जिसने उसकी खोज करी। ठीक है, जिसने उसका वो नाम रखा, वैज्ञानिक नाम रखा, जिसने सबसे पहले उस प्रजाति को खोजा और उसका खोज कर उसका नामकरण किया, उसका नाम वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? पहला क्या हो गया? पहला अक्षर क्या बता रहा है? पहला अक्षर आपको बताता है कि उसका वंश। ठीक है, पहला अक्षर क्या बताता है? पहला अक्षर बताता है उसका वंश, और दूसरा क्या बताता है? उसकी जाति, और तीसरा क्या बता रहा है? उस वैज्ञानिक का नाम जिसने उसे खोजा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ से। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने खोज की थी 1886 में। ठीक है,
आगे देखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ से आगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, किसी यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका है को माना जाता है, क्या कहा जाता है उसको। यूकेरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका जो होती है ना, जो वो क्या होती है, किसी यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, किसको माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण शरीर के किस स्थान पर होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं माइटोकॉन्ड्रिया से जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस में पूछा गया हमसे कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण शरीर के किस भाग में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो वो आपका आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे है हमारा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, शरीर में कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो शरीर में कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका की संख्या शरीर में निश्चित होती है या नहीं, तो बिल्कुल जो है अनिश्चित संख्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, शरीर के अंदर। अगला बात करें तो डीएनए के केंद्रक के अलावा किस स्थान पर पाए जाते हैं, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए केंद्र के अलावा कौन से और किस स्थान पर पाए जाते हैं, केंद्रक में तो डीएनए पाया जाता है, उसके अलावा अगर बात करें कुछ मात्रा में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको डिटेल में पढ़ लें। थोड़ा और जानकारी आपकी बची हुई है, यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको डिटेल में आप पढ़ लें, ताकि जिनने कभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ा हो उनको भी ये समझ आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न के लिए। 67 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी ड्रूवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। डी ड्रूवे नामक शॉर्ट किया हुआ है उसको। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आंसर है आपका 24 प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। यहाँ से अगर देखें तो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों की डिटेल्स भी आपको दी है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटा सकें। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम को जो जाना जाता है आत्मघाती थैली, लयन काय, ठीक है, के नाम से भी इनको जाना जाता है और इंग्लिश में सुसाइड वेसिकल्स भी बोला जाता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। ठीक है, भक्षण व पाचन, बाहरी पदार्थों का क्या करना, भक्षण करना व पाचन करना। ठीक है, ये दोनों मुख्य कार्यों में आते हैं इसके, वह क्या करना, पाचन करना, बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। आगे देखते हैं हम, अगर लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहा जाता है, तो लाइसोसोम जो होता है को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं और जब ज़्यादा इसमें मृत कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है तो ये फट जाती है और फटने के बाद में क्या होती है, अपनी कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणों में लाइसोसोम उपस्थित होता है या नहीं, तो नहीं होता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणों में क्या होता है, लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता है। यहाँ जो है थोड़ी सी डीप आपको दी गई है लाइसोसोम के बारे में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके जो है कवर कर सकते हैं जिसने डीप नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक और स्क्रीनशॉट आप यहाँ कवर कर सकते हैं। आत्मघाती थैला कहा जाने का कारण क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम्स किसकी बनी होती है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल लेके आया हूँ उसको कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे।
प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पादप या मनुष्य, केवल पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो काय में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है। पादप मीन्स पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कहा जाता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन सी झिल्ली करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। जो कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर कोई पदार्थ भेजना है और बाहर निकालना है तो वो चयनित झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो चयन कर लाती है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रादावी जालिका नहीं पाई जाती, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं किया जा सकता। बहुत सी बारी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लाल रुधिर कणों द्वारा क्या प्रोटीन संश्लेषण करा जाता है, नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका, लवक केवल पादप, प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, टोटली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हरित लवक, अवर्णी लवक, और एक और होता है वर्णी लवक। कौन सा होता है, वर्णी लवक। 3 प्रकार के। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को, यानी पत्तियों को भी पौधों का रसोई घर कहा जाता है। जहाँ खाना बनता है उसको रसोई घर बोलते हैं, तो खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन, तो उसको क्या लवक में अगर देखें तो हरित लवक उसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पौधों का रसोई घर किसको बोल सकते हैं, हरित लवक को बोला जाता है। और कभी कभी पत्तियां भी अगर आ जाए तो आप उसको ध्यान रखिएगा, पत्तियों को। हरित लवक किस रंग के होते हैं, तो हरित लवक किस रंग के होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग के होंगे, ठीक है, पत्तियां हरी होती हैं। पौधों की पत्तियों का पीला रंग किसके निर्माण के कारण होता है, पत्तियों में केरोटीन के निर्माण के कारण पौधों की पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। केरोटीन नामक, बहुत सी बार क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आया है कि किसके कारण पीला रंग होता है और किसके कारण हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है हरा रंग होता है, और केरोटीन के कारण क्या हो जाता है, पीली पड़ जाती है पत्तियाँ। अवर्णी लवक पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं, तो अवर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ें हो गई, ठीक है। रंगहीन, जो जड़ों की बात करें तो जड़ें कैसी होती है, पेड़ पौधे की रंगहीन होती है, रंगहीन लवक है, यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अब सबसे पहले बताया था कि जो हरित लवक है वो किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, पौधे के हरों भागों में पाया जाता है, ठीक है। उसी के कारण क्या होता है, पौधे के जो पत्तियां होती है हरी होती है, और क्या बोल सकते हैं, रसोई घर भी वो कहलाता है, वहाँ पर रसोई बनती है पौधों की, ठीक है, खाना बनता है। ये रंगीन होते हैं, किनको, अवर्णी लवक, जो रंग नहीं होता है इनका अवर्णी लवक कहलाते हैं, ठीक है। भूमिगत तनों जो भी प्रकाश से दूर है उन सब में क्या है, अवर्णी लवक पाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, कई बार जिनने परीक्षा दी है उनको सबको पता होगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन वर्णी लवक के द्वारा। लाइकोपेन वर्णी लवक, यह लवक रंगीन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको हरित लवक के बारे में बताया, अवर्णी लवक के बारे में बताया, अब मैं वर्णी लवक के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, इसी की उपस्थिति के कारण लाल होता है, ठीक है। वर्णी लवक, यह लवक रंगीन होते हैं जो प्राय पीले रंग के होते हैं, लाल पीले रंग के होते हैं, ठीक है, लाल पीले रंग के होते हैं। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फूल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, रंगीन भाग, जो भी पौधे के रंगीन भाग है उनमें ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। जैसे पुष्प हुआ, फूल भित्ति हुई, आप देखते हैं पौधे के रंगीन भाग होते हैं। पुष्प जो होता है कमल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है ये रंगीन होती है, तो ये किसके कारण होती है, वर्णी लवक के कारण। जो जड़ें जो सफ़ेद होती है वो किसके कारण होती है, अवर्णी लवक के कारण। पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है वो वर्णी लवक के कारण, ठीक है। ये तीनों चीज़ भी आप डिटेल में याद रखिएगा। अब गाजर में लाल रंग, कई बार प्रश्न आया है, ठीक है, टमाटर का भी आया है, गाजर का भी आया है। तो गाजर में लाल रंग होता है केरोटीन के कारण, ठीक है, किसके कारण, केरोटीन के कारण, ठीक है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण। अभी हाल मैंने बताया था टमाटर का जो है लाइकोपेन के कारण, ठीक है, वर्णी लवक होता है। ये कलर है तो वर्णी लवक होगा, और कलर नहीं है, रंगहीन है तो क्या हो जाएगा, अवर्णी लवक हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हरा है तो क्या हो जाएगा, वर्णी लवक हो जाएगा।
चकुंदर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बीटानिन। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है दोस्तों केंद्रक, जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। पर डीएनए कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा कुछ मात्रा में। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जाल होता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का। कई बार प्रश्न आए हैं एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है क्रोमेटिन किसके द्वारा, क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे, कोशिका विभाजन के समय जो है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को कहा जाता है, ये क्या लिखेंगे हम? धागे, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इन धागों को क्या कहा जाता है? तो इन धागों को कहा जाता है दोस्तों गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो इनकी संख्या मनुष्य में कितनी होती है? जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? सभी जीवधारियों में क्या होती है? अलग अलग होती है और सबकी निश्चित होती है। और निश्चित होने के बाद अगर कहीं कम ज़्यादा होती है तो शारीरिक विकृता उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य में कितने हो गए? टोटल 46। मेंढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मेंढक में पाए जाते हैं 26। मेंढक की बात करें तो मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मेंढक में कितने होते हैं? 26। मक्खी में गुणसूत्रों की कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मक्खी में गुणसूत्र पाए जाते हैं 12, ठीक है। मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 12। बिल्ली में कितने गुणसूत्र रहते हैं? बिल्ली जो फेलिस डोमेस्टिका कहलाती है, जिनका वैज्ञानिक नाम है, बिल्ली में होते हैं 38, टोटल होते हैं 38। चिंपैंजी बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? चिंपैंजी बंदर में गुणसूत्र पाए जाते हैं 48। अगला प्रश्न है आपका, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने पढ़ा है अभी कि चिंपैंजी बंदर में कितने हो गए? 48, ठीक है। बिल्ली में 38 है। बंदर के अंदर कितने गुणसूत्र हो गए? 42। चिंपैंजी बंदर अलग होता है और ये बंदर अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों को कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये दोनों एक जैसे ही है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या, अब कुत्तों में भी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर इन संख्याओं में कोई विकृति आती है तो निश्चित रूप से वो प्रजाति का जो जीव होता है जिसमें विकृति आई है, कम ज़्यादा हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, अन्य जीवों से वो भिन्न हो जाता है। जैसे मनुष्य में भी कभी कभी विकृति आती है, तो कुत्तों में होते हैं 78। सबसे कम गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रजातियां तो बहुत सारी है, पर सबसे कम किस में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे कम पाए जाते हैं गुणसूत्र की संख्या सबसे कम केवल 2 एस्केरिस श्रेणी के नेमिटोड परजीवियों में होती हैं। आगे देखें, सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक गुणसूत्र अगर देखें तो अभी तक ज्ञात सबसे अधिक संख्या जो है 1600 गुणसूत्र, सबसे कम कितनी हो गई? 2, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कितनी हो गई? 1600, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तक ज्ञात सबसे अधिक संख्या 1600 रेडियो लेरियन में पाई जाती है, में होती है, एक प्रजाति होती है रेडियो लेरियन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से, हाइड्रा के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रा के गुणसूत्रों की संख्या होती है टोटल 32। हाइड्रा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ड्रोसोफिला मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला मक्खी में कितनी होती है? 8। और मक्खी में कितनी होती थी? 12, ठीक है, बताया था मैंने आपको। एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो रिवाइज करने से याद होगा दोस्तों। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। अगला प्रश्न आपका, सन 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? कई बार पूछा गया क्वेश्चंस एग्जाम्स में, और मैंने कहा है बार बार आपसे कि वही प्रश्न मैं शामिल करके लाया हूँ इस वीडियो में जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए कई बार एग्जाम्स में आए हैं और आने वाली एग्जाम्स में के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो निश्चित रूप से आप बने रहिए वीडियो के साथ में, नए नए वीडियो में लाता रहूँगा और आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और बिल्कुल जो है आप तैयारी अपनी बेहतरीन रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और
क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने 1962 में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इसलिए ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि ये एक ऐसी खोज थी जिसके द्वारा जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो ये 1953 में एक खोज हुई थी, ठीक है, 1953 में एक खोज हुई थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल भी बोल सकते हैं। डबल हेलिक्स को हिंदी में अगर बोलें तो द्विकुंडलित मॉडल भी बोला जा सकता है, ठीक है, या द्विकुंडलित संरचना। तो जेडी वाटसन क्रिक के अनुसार नोबेल पुरस्कार 1962 में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं? तो गुणसूत्र किसके द्वारा जाते हैं? गुणसूत्र द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल पूछा जाता है। तो रट दीजिए इस वीडियो को पूरा ही। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? अब आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने टाइप के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है दोस्तों। ये आरएनए और डीएनए के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आपको रोज़ाना अगर करंट अफेयर्स और जो है जीके के पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए, ताकि जो है आपको रोज़ाना पीडीएफ मिल जाए। ये मैं पीडीएफ बनाता रहता हूँ, तो ये पीडीएफ भी है और वीडियो भी हैं। तो बिल्कुल जो है आप पीडीएफ पढ़ कर अपना रिवाइज़ करें, और क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो बिल्कुल जो है टारगेट एकेडमी के नाम से ही आप सर्च कर लें वहाँ पर। तो ये न्यू टारगेट एकेडमी आपकी जो है सरकारी नौकरी परीक्षा के लिए। आप ये वीडियो ज़रूर देखते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को छोड़ने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी मेहनत करके वीडियो और पीडीएफ आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इनको कवर ज़रूर करिए। और कम से कम 10 बच्चों को आप ये शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। शेयर करने से जो है दूसरे बच्चों को भी जानकारी होगी, और वहाँ तक जो है उन तक जानकारी पहुँचने के बाद वो तैयारी अच्छे से करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक अपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और आशा करते हैं कि आपने जो समय यहाँ पर वीडियो देखने में दिया है मुझे, उस समय में आपको जो है कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।